Yes, dear students, welcome to your SST period. As you know that in the previous part we have read about the plantation crops and food crop, and also I have given you a task to learn the major states of rice producing and wheat producing areas. Okay, and you will also have to fill these states in your map. Okay, now today we are going to start with beverage crops, the next type of crops, and these beverage crops are like tea and coffee. The first one we are going to read about tea. Tea is the most consumed beverage in the world, and the three largest producers are India, China and Kenya. तो डियर स्टूडेंट्स, जो टी है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला, यूज़ होने वाला बेवरेज है। और तीन इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं? प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं आप और कंज्यूमर भी कह सकते हैं। इंडिया, चाइना एंड कीनिया। इट इज़ ग्रोन इन रीजन्स हैविंग टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है टेम्परेचर की? दैट इज़ अबाउट इट शुड बी 20 डिग्री सेल्सियस एंड एन एवरेज रेनफॉल ऑफ ओवर 200 सेंटीमीटर। और जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, मतलब 200 सेंटीमीटर से भी अबव होनी चाहिए। तो इसके लिए जो एवरेज रेनफॉल की नीड है वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। Tea is planted either or undulating land or hill slopes to prevent the stagnation of water near the roots. तो डियर स्टूडेंट्स, जो टी है उसको कहाँ प्लांटेड किया जाता है? उसको सबसे पहले तो जो टी है उसको प्लांटेड की फॉर्म में किया जाता है, और उसको मोस्टली जो अंडुलेटिंग लैंड होती है, मतलब कहने का मतलब उबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है वहाँ पर, या फिर जो एक हिल की स्लोप होती है वहाँ पर इसे उगाया जाता है, सो दैट कि जो हिल वाला पानी है वो नीचे उसके स्लोप में आके, मतलब उसके नीचे वाले हिस्से में आके इकट्ठा होता है। तो ये जो टी की क्रॉप है वो हिल के नीचे वाले हिस्से में स्लोप पे उगाई जाती है, ताकि जो पानी है वो लगातार इसमें स्टेग्नेशन रहे, खड़ा रहे और इसकी जड़ों तक पहुंचता रहे। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो टी है वो खड़े पानी में ग्रो होती है, मतलब उसके लिए पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कॉफ़ी. Coffee is another popular beverage which is grown in region having moderately high temperature or above 20 डिग्री सेल्सियस। तो कॉफ़ी भी एक अच्छा पॉपुलर बेवरेज है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं, और इसके लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो मॉडरेट होना चाहिए। अब जैसे हमने टी के लिए पढ़ा कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा अबव भी है तो भी अच्छा लगता है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे कि ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। एंड हैवी रेनफॉल ऑफ अबाउट 150 सेंटीमीटर एनुअली, और इसके लिए भी हैवी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ बेस्ट suited in rich porous loam and volcanic soil। तो ये सबसे अच्छा कौन सी सॉइल में उगता है? एक तो अच्छी लोम सॉइल होनी चाहिए, रिच पोरस जिसमें अच्छे मतलब अच्छे जिसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, या फिर वोल्केनिक सॉइल, जो वोल्केनो निकलता है उसके अंदर से लावा बाहर आकर वो ठंडा हो जाता है और बाद में सेडिमेंट्री रॉक्स के ज़रिए बाद में मिट्टी की फॉर्म ले लेता है। तो उस तरह की अगर सॉइल है तो वहाँ पे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ग्रो होती है। अब देखिए बेटा, एक चीज़ ध्यान से देने वाली बात है, टी के लिए रिक्वायरमेंट होती है एवरेज 200 से भी ज़्यादा रेनफॉल की, और खड़े पानी की ज़रूरत है
तो हिली एरिया में उगती है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में ऐसा एरिया कौन सा होगा जहाँ पर 200 से ज़्यादा रेन भी हो और हिली एरिया भी हो। अगर हम देखते हैं तो हमारे इंडिया के इस पार्ट में ऐसा ही एरिया है, हिली एरिया भी है प्लस स्लोपी भी है, स्लोप्स बनी हुई हैं। थर्ड वन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन भी होती है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए इंडिया में इस पार्ट में जो टी है वो ज़्यादा ग्रोन होती है। अगर हम बात करते हैं कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी के लिए अभी भी हमने पढ़ा कि मॉडरेट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड आपको ये अच्छे से पता होगा कि एक मॉडरेट टेम्परेचर जो होता है, समुद्र के आसपास वाली जो जगह होती है वहाँ मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। ओके, और इस हिस्से में क्योंकि आपको पता है हमेशा बारिश भी ज़्यादा रहती है, तो केरला वाली जो साइड है यहाँ इस तरफ, यहाँ पर इस हिस्से में जो क्लाइमेट है वो कॉफ़ी के लिए ज़्यादा सूटेड होता है। तो कॉफ़ी की जो फसल होती है वो वहाँ ज़्यादा ग्रो करती है। इज़ दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज़ ब्राज़ील, कोलंबिया, वियतनाम, इंडोनेशिया आर मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ग्रो होती है। इन इंडिया कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। जब आपको मैंने मैप शो किया था तो मैंने आपको यहाँ और यहाँ का एरिया बताया था, और यहाँ कर्नाटका है, दिस इज़ केरला एंड दिस इज़ तमिलनाडु। सो दिस रीजन इज suited फॉर कॉफ़ी प्रोडक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन आर फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स कैसी होती हैं? एक तरह की इनको भी हम कमर्शियल क्रॉप्स में काउंट करते हैं, जिन्हें हम अपने यूज़ के लिए नहीं बल्कि अपने मतलब कॉमर्स के पर्पज़ से, अपने व्यापार के पर्पज़ से ग्रो करते हैं। लाइक कॉटन and jute. Cotton grows well in region having average temperature of around 25 degrees Celsius and rainfall of about 100 सेंटीमीटर एनुअली। तो कॉटन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले टेम्परेचर नियर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और रेनफॉल 100 सेंटीमीटर एनुअली होनी चाहिए। मतलब अच्छे रेनी सीजन के टाइम में ग्रो होती है। तो आपको पता होगा कि जो रेनी सीज़न है हमारे इंडिया में वो नियर अबाउट कब होता है? जून जुलाई में होता है ना। तो उस टाइम में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर धान की फसल उगाई जाती है, लेकिन जहाँ पे सोइल अच्छी सूटेबल नहीं होती है वहाँ पे धान की फसल को ग्रो ना करके कॉटन की फसल उगाई जाती है। ओके, तो सिमिल्टेनियसली ये दोनों लगभग एक ही टाइम में उगाई जाती हैं, एक टाइम में उगने वाली फसलें होती हैं। ओके, आई थिंक आपको इसके बारे में कुछ पता भी होगा। नाउ नेक्स्ट वन, इवन दो इट इज़ बेस्ट suited टू ब्लैक वोल्कानिक soil, इट कैन आल्सो बी ग्रोन इन एल्यूवियल एंड loamy soils। तो अभी भी हमने बात की, वैसे इसके लिए सबसे अच्छी सोइल वोल्कानिक सोइल या ब्लैक सोइल को माना गया है, बट एल्यूवियल और लोमी सोइल में भी बहुत अच्छे से कॉटन की फसल जो है वो ग्रो हो जाती है। लॉन्ग स्टेपल कॉटन इज़ प्रोड्यूस्ड इन इजिप्ट, यूएसए, चाइना, पाकिस्तान एंड ब्राज़ील। डियर स्टूडेंट्स, जो एक लॉन्ग स्टेपल कॉटन होती है जो बिल्कुल लंबी फॉर्म में होती है, तो वो अच्छी वाली जो कॉटन होती है वो इजिप्ट में, यूएसए, चाइना, पाकिस्तान एंड ब्राज़ील में ग्रो होती है। इन इंडिया कॉटन इज़ ग्रोन इन नॉर्थ वेस्ट दक्कन। और इंडिया में ये कहाँ पे ग्रो होती है? नॉर्थ वेस्ट दक्कन एरिया में ग्रो करती है। रीजन्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। तो इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हो गए हैं? इंडिया में है मेनली महाराष्ट्र, लेट्स सी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ये जो हिस्सा है बेटा जी, इस हिस्से को हम प्लेट्यू रीजन भी बोलते हैं, और इस हिस्से में ज़्यादातर जो मिट्टी है
वो वुल्केनिक सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। दैट्स वाई कॉटन इज़ ग्रोन देयर। वैसे अदर एरिया में भी कॉटन ग्रो होती है, बट दीज आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ कॉटन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज जूट। जूट इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन्स हैविंग हॉट एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशन। जो जूट है वो कहाँ पे ग्रो करता है? हॉट और वेट दोनों क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, मतलब गर्मी भी हो और मतलब नमी भी रहे, गीला भी रहे। लाइक जैसे हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल रीजन हो गया, जैसे इक्वेटर के आसपास का एरिया हो गया। द suitable temperature for its growth is 30 degree Celsius while rainfall over 100 centimeter annually is necessary। तो इसके लिए suitable जो टेम्परेचर है वो कितना चाहिए? 30 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल 100 सेंटीमीटर एनुअली नेसेसरी होती है। Alluvial soil is best suited for the growth of jute plant. The best soil is alluvial soil. India and Bangladesh are the largest producers of jute. इंडिया और बांग्लादेश जो हैं इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में इस बीच वाले हिस्से में एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, और हमने अभी भी पढ़ा है कि ट्रॉपिकल एरिया में जो जूट की फसल है वो ज़्यादा अच्छी ग्रो होती है। अब यहाँ पे कैसा एरिया होता है? एक तो गर्मी भी होती है, दूसरा यहाँ पे पानी भी है ना, तो तीसरा एल्यूवियल सोयल भी है। जब सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है तो यहाँ का जो एरिया है दिस इज सूटेड फॉर द जूट क्रॉप। तो वेस्ट बंगाल जो है इसके लिए सबसे बेस्ट सूटेड प्लेस माना गया है। सो नेक्स्ट द लोएस्ट गंगा बेसिन इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबन आर द चीफ जूट प्रोड्यूसिंग रीजन। तो अभी भी हमने मैप के थ्रू भी किया कि वेस्ट बंगाल और सुंदरबन, वो भी आपको पता है वेस्ट बंगाल से नीचे का हिस्सा है। तो दीज आर द एरिया आर बेस्ट सूटेड फॉर द जूट क्रॉप। इट इज़ ग्रोन इन बिहार, मेघालय एंड ओडिशा। इसके अलावा बिहार, मेघालय और उड़ीसा भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पे जूट की फसल ग्रो की जाती है। जूट के बैग देखे होंगे आपने, वो जूट की फसल से ही जो हमें मिलता है प्रोडक्शन, उसी से ही बनाए जाते हैं। नाउ लेट्स read about case study. Actually in this case study we will compare an Indian farm and an अमेरिकन फार्म, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके बीच में डेवलप कंट्री लाइक यूएसए और एक डेवलपिंग कंट्री लाइक आर इंडिया, इनके बीच में जो मतलब एक फार्मिंग है उसमें बड़ा ही डिफरेंस पाया जाता है। ओके, क्योंकि मॉडर्न वे यूज़ होते हैं कहाँ पर? स्पेशली इन द डेवलप्ड कंट्रीज़, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मैनुअल लेबर मतलब लोग मजदूरी करके काम करते हैं। तो लेट्स रीड अबाउट इट। इन इंडिया देर इज़ लिटिल यूज़ ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो इंडिया में साइंटिफिक टेक्निक्स की बहुत ही लिटिल यूज़ होता है। फार्मर्स कंटिन्यू टू यूज़ एज ओल्ड कल्टिवेशन practices of plugging with blocks और and manual harvesting of crops। तो मोस्टली इंडिया में क्या होता है, ब्लॉक्स की हेल्प से प्लगिंग करते हैं, हल चलाते हैं और मैनुअल हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब लोग हाथों से ही कटाई करते हैं। मोरोवर मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैव स्मॉल एंड इकोनॉमिकली अनवेलेबल plots of land owing to the division of land among the family member। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो यहाँ के फार्मर्स हैं ज़्यादातर उनके छोटे छोटे स्मॉल फार्म होते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं। और अगर हम देखें
तो उस एक लैंड के टुकड़ा जो है उनके पास, उसके ऊपर भी मतलब जो फैमिली मेंबर हैं उनकी डिवीज़न हो जाती है। ओके, वो भी आपस में ज़मीन को जब बांट लेते हैं तो वो और भी स्मॉल साइज़ की हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ मोर ओवर मोस्ट ऑफ द फार्मर्स have small and economically, okay, we have read this na. Now the next one is therefore the farmers do not produce high yields, तो इसीलिए जो फार्मर है उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि स्मॉल प्लॉट है तो उसमें वो उसको भी डिवाइड कर लेते हैं, तो उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। देयर आर ओनली अ फ्यू लार्ज फार्म्स इन इंडिया वेयर मशीन्स आर लार्जली यूज फॉर कल्टिवेशन। इंडिया में ऐसे बहुत कम फार्म हैं जो कि बड़े हैं और यहाँ पर मशीनों से ही खेती होती हो। द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बाय द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर। हालांकि जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिपेंडेंसी के बाद, तो उसने एग्रीकल्चर के पैटर्न में बहुत कुछ चेंज किया। विद बेटर एजुकेशन ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बेटर सीड्स एंड फर्टिलाइजर, एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर एंड पावर, इंडियन फार्मर्स हैव बीन एबल टू इंक्रीज द yield मैनीफोल्ड। तो कहते हैं कि उसके बाद से एक तो अच्छी एजुकेशन मिलने लगी एग्रीकल्चर के लिए, अच्छे सीड प्रोवाइड होने लगे, फर्टिलाइज़र और अच्छे वाटर की सप्लाई जो चाहिए उसके वो मिलने लगी, एश्योर होने लगी, एंड पावर, लाइट की सुविधा मिल गई। तो इसकी वजह से जो इंडियन फार्मर थे वो अपना जो एक याइल्ड का मतलब उनके खेत का जो एक प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने में एबल हो गए। सिमिलरली द वाइट रेवोल्यूशन हैज़ हेल्प द डेयरी फार्मर्स इन इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन। इसी तरीके से फिर एक वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट की गई जिसने जो फार्मर्स की हेल्प की किसमें, डेयरी फार्मिंग में। ओके, यानी कि अब वो अपने उसके खेतों के साथ में डेयरियाँ भी खोलने लगे, पशुओं को पालने लगे और मिल्क का प्रोडक्शन भी उससे इंक्रीज़ हो गया। प्रोडक्शन हैज़ दस इंक्रीज्ड with the incorporation of methods like multiple cropping, crop rotation, etc., and the overall condition of Indian agriculture is improving। तो जो प्रोडक्शन है था वो धीरे धीरे अच्छा होने लगा, कुछ अच्छे मेथड यूज़ होने लगे, लाइक मल्टीपल क्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन करना, मतलब एक से ज़्यादा फसलें उगाना खेत में, या फिर एक के बाद अगली बदल के फसल को बोना, है ना। तो उन सब मेथड की वजह से जो कंडीशन थी ओवरऑल इंडियन एग्रीकल्चर की वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी। अब हम पढ़ते हैं फार्मिंग इन यूएसए। अनलाइक व्हाट वी हैव सीन इन इंडिया, in USA farms are large holdings where extensive farming is practiced using machines। तो डियर स्टूडेंट्स, इंडिया की तरह अगर हम यूके में देखें तो फार्म्स जो हैं वो यूके में बहुत बड़े साइज़ के हैं और वहाँ पे एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पर फार्मिंग होती है, और वो भी किसके हेल्प से, मशीनों की हेल्प से। The average size of farm is 500 acre, which some can even be thousand of acre in size। तो जैसे हमारे यहाँ पे तो 2-4 किले ही होते हैं ना, तो वहाँ पर तो कम से कम एक एवरेज साइज जो है फार्म का वो कितने का होता है, 500 एकड़ का एक एवरेज फार्म माना गया है। और ज़्यादातर कुछ ऐसे भी हैं जो 1000 एकड़ के साइज़ के फार्म भी हैं वहाँ पर। बीइंग एजुकेटेड, these farmers are updated on new research, local and international market positions, etc। क्योंकि वहाँ के फार्मर एजुकेटेड हैं तो सबसे पहले वो न्यू रिसर्च से अपडेट रहते हैं, लोकल और इंटरनेशनल मार्केट के जो प्राइस होते हैं, पोजीशन होती है,
उनका सबका भी पूरा ध्यान रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन को सेल करते हैं। A typical farm in the prairie has separate building for cattle rearing, sheds for machinery, and large steel structure called silos for the storage of harvested grains। तो कहते हैं एक फार्मर में जो एक प्रेरी मतलब जो मैदानी एरिया है उसमें अलग अलग बिल्डिंग बनी होती हैं एक फार्म के अंदर। एक बिल्डिंग कैटल रियरिंग के लिए मतलब कैटल के लिए अलग बिल्डिंग होती है, उसमें मशीनरी रखने के लिए अलग शेड बनाए होते हैं, एंड जो मतलब हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती है उसके लिए बड़े बड़े स्टील के स्ट्रक्चर जिनको सिलोस कहा जाता है वो अलग से बनाए जाते हैं। तो बहुत अच्छे से जो हार्वेस्टिंग है वो की जाती है एंड उसका अच्छे से ध्यान भी रखा जाता है। इज़ दैट क्लियर? Hope so you have understood this chapter. Now you will find out the exercise and question answer of this lesson. Is that clear?